फर्स्ट ऑर्डर, किसी वेवलेंथ के सेकंड ऑर्डर, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो उसमें एम का वैल्यू अगर घटाएंगे तो किसी छोटे वाले वेवलेंथ का इसी जगह पे हमारा जो है कोइंसाइड कर सकता था। तो फर्स्ट मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स के बाद अगर हम कोई भी पॉइंट इसके ऊपर लेंगे तो अलग अलग वेवलेंथ का इस पॉइंट पे अलग अलग इंटेंसिटी जाकर के सुपर इंपोज कर जाएगा। सुपर इंपोज करने की वजह से इस पर जो हमारा ऑलमोस्ट दिखेगा पॉइंट वो व्हाइट, एग्जैक्टली व्हाइट तो नहीं बट कलर जो हमारा थोड़ा व्हाइट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस जगह पे हर का अलग अलग इंटेंसिटी वाला कोइंसाइड करता रहेगा। तो ओवरऑल कलर देखते हैं कि जो उसके बाद स्क्रीन पे, मतलब अगर हम ओ के आसपास देखें तो हमको कलर फ्रिंज दिखेगा। कलर फ्रिंज में सबसे नजदीक वाला रेड, उसके बाद फिर ब्लू, लेकिन फर्स्ट मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट का बात करेंगे तो सबसे दूर में रेड और सबसे पहले ब्लू दिखेगा। उसके बाद से जो है हमारा स्क्रीन पे देखेंगे तो हर किसी का फर्स्ट सेकंड जो है के लिए कंस्ट्रक्टिव हो गया, किसी के लिए डिस्ट्रक्टिव हो गया, किसी के लिए जो है कोई और इंटेंसिटी हो गया। तो सुपरपोजिशन जो है लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ का उस पॉइंट पे होगा तो ऑलमोस्ट वो सब व्हाइट दिखने लगता है इसलिए। तो नियर टू दिस वन हम बात करते हैं कि नियर टू द ओ तो हमको कलर फ्रिंजेस दिखते हैं, लेकिन उसके बाद जो है हमारा स्क्रीन का इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सेम हो जाता है और इंटरफेरेंस पैटर्न हमको क्लियरली विजिबल नहीं होगा किसी भी हालत में। जहां तक कंप्लीट डार्क पोजीशन का बात है, चूंकि लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ है तो एक ही पॉइंट पे सबका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कोइंसाइड करने का प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, इसलिए बोलते हैं कि कोई भी कंप्लीट डार्क पोजीशन अकर हमारे पास नहीं होगा। तो नियर टू ओ तो हमको कलर फ्रिंजेस दिखेंगे, लेकिन उसके बाद से जो हमारे स्क्रीन पे इंटेंसिटी ऑलमोस्ट जो है सेम हो जाएगा। माथा में कुछ गया नहीं गया? पूरा गया। तो ये पॉइंट मैंने लिख दिया है और एक्सप्लेनेशन अगर कभी गड़बड़ हो जाए, ऐसे एक्सप्लेनेशन गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए, बट हो गया तो एनसीईआरटी में शायद एक्सप्लेनेशन दिया नहीं दिया मुझे ध्यान नहीं है ऐसे, लेकिन ये स्टेटमेंट दिया हुआ है जो स्टेटमेंट का मैं बात कर रहा था, लेकिन एक्सप्लेनेशन दिया है नहीं दिया है वो चीज के लिए याद रखना एक्सप्लेनेशन जो बताया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो इलस्ट्रेशंस थे हमारे और जो कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा। एक बार गो थ्रू आप कर लेना, पढ़ाने के बाद सब चीज समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। जो दो क्वेश्चन बचा है जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है उसको अगर करना चाहते हो तो फटाफट करो। ये तो मेंस वाला क्वेश्चन है 2020 का या 2019 का क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 20 पे ये सब आपको इलस्ट्रेशन में नहीं, इसलिए इसको आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए साथ में लिखना, इस समय कुछ है नहीं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर प्लेस्ड, तो डी दिया हुआ है क्वेश्चन में, डी का वैल्यू है 0.320 मिलीमीटर। लैम्डा का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, लैम्डा इज नथिंग बट 500 नैनोमीटर। वैसे ये क्वेश्चन 2020 के जनवरी या फिर 2019 के जनवरी में आया होगा, किसी दो में से, और ये पैकेज में आपको जो है कई सालों से ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम एग्जैक्टली सेम। लेवल 1 या लेवल 2 में ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था। तो यहाँ पे कहा टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द एंगुलर रेंज ऑफ -30 to 30 डिग्री। तो क्वेश्चन इसमें सीधा सा हो गया कि ये है हमारा दो स्लिट। जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा हो तो बताया था कि इसको हम लोग पैरेलल लाइट वेव से इल्यूमिनेट करेंगे नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द स्लिट। ये हो गया। अब यहां पे बात किया कि ये सेंटर हो गया सी। अगर हम यहां पे स्क्रीन लेते हैं तो बोला कि जो ये जो एंगल ले रहे हैं हम लोग थीटा, इधर वो +30 डिग्री और इधर थीटा ले लेंगे -30 डिग्री। इधर थीटा ले लेंगे, इसको थीटा लिख लेंगे। इसके बीच में मतलब ये जो दो पॉइंट है इसके बीच में कितने मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स आएंगे? तो हमको पता है कि फॉर एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन, एनी पॉइंट P ऑन स्क्रीन, जो हम लोग डेल्टा L लिखते हैं वो होता है S2P
माइनस S1P दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू D इंटू साइन थीटा। तो हम लोग लिख लेंगे कि साइन थीटा, मैंने बोला था कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले साइन थीटा कॉस थीटा जो भी हो वो निकाल करके रख लो। तो ये हो जाएगा साइन थीटा डेल्टा L बाय डी। अगर ये हमको रिस्ट्रिक्शन नहीं देता, ये पूछता कि बताओ भैया टोटल कितना मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स हो सकता है, तो डेल्टा एल के जगह पे पहले हम लिखते हैं एम लैम्डा, और कितना मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट पूरे स्क्रीन पे पूछता तो इसको लिख देते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ 0.5 लैम्डा। पहले इस क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स, मतलब मैक्सिमम फ्रिंज, अगर ब्राइट फ्रिंजेस का बात कर देंगे तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमा, जो या मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स, मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट, क्योंकि जितने फ्रिंजेस होंगे उतने मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट होगा। कि मान लो कि 2 हम ब्राइट फ्रिंजेस का बात करेंगे तो 2 डार्क पॉइंट, 3 अगर हम लोग बात करेंगे कि जो ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंजेस है मतलब 3 जो मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट होगा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट जितना होगा उतने फ्रिंजेस का बात कर लेंगे। फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी हमको पता है कि जो डेल्टा एल का वैल्यू जो होगा दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। So what we can write is sin theta equals to m lambda by d। अगर क्वेश्चन में पूछता ये रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया होता तब तो हम बोलते कि साइन थीटा किसके बीच लाई करता है, -1 से 1 के बीच में, तो हम लोग m लैम्डा बाई डी को लाई कर देते हैं -1 से 1 के बीच में और m का वैल्यू निकाल लेते हैं उससे। तो m का वैल्यू माइनस समथिंग टू प्लस समथिंग आता है, उसमें देख लेते हैं कि m का कितना इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है, जितना भी इंटीग्रल वैल्यू होगा उतने नंबर ऑफ मैक्सिमा होगा। इस क्वेश्चन में थीटा हमको दे रखा है 30 डिग्री से -30 डिग्री, तो हमको सीधा सा है कि अगर थीटा लाई कर रहा है इन बिटवीन -30 डिग्री टू 30 डिग्री, इसका मतलब साइन थीटा जो लाई करेगा दिस विल लाई बिटवीन, यह हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा 1/2 और यहां हो गया -1/2। तो अगर क्वेश्चन में हम जाते हैं थीटा के इस पर, तो ये एक चीज हो गया कि थीटा लाई कर रहा है हमारा 30 टू -30, तो साइन थीटा -1/2 टू 1/2। अब साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। एक काम करो, लैम्डा और डी का वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर लेते हैं। पहले लैम्डा का वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज नथिंग बट 500 नैनोमीटर, मतलब इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर डिवाइडेड बाय डी का वैल्यू दे रखा है 0.320, तो 0.320 इंटू 10 टू द पावर -3 रख देते हैं। तो साइन थीटा अगर मैं यहां पे लिखूं तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया m इंटू वहां हो गया 10 टू द पावर -4, तो इसको 320 अगर कर दूं मैं, ढेर बड़ा कैलकुलेशन आ जाएगा जी, कर कैलकुलेशन कर, कोई बात नहीं, तो मैंने सिर्फ ऐसा कर लेता हूं, कैलकुलेशन अच्छा रहेगा। 5/320, अगर 5/320 है तो 3.2 ले लेता हूं, बेटा रहेगा। तो 5/3.2, तो 3.2 लोगे तो इधर हो जाएगा हमारा -2, मतलब -5। तो 5 इंटू 10 टू द पावर -7, इसको लिख लेते हैं 3.2 इंटू 10 टू द पावर -2, इसको ले जाएंगे तो -5, मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू जाएगा 5m इंटू 5/3.2 इंटू 10 टू पावर -5, ऐसे ले लेता हूं। अरे कैलकुलेशन अगर गलत हुआ तो पकड़ के तोड़ दूंगा, इतना जान लो, कोई भी अगर गलत किया वहां तो अब यहां से लेकर के लिखेंगे अगर इस एक्सप्रेशन के बाद, तो यहां पे मैं लिख दूंगा साइन थीटा इक्वल्स टू, रुको इस स्टेप पे लिख लेना, साइन थीटा इक्वल्स टू हमारा हो गया दैट इज m इंटू ये हो जाएगा 5/3.2 इंटू 10 टू द पावर -5, जहां तक मेरे को लग रहा है ये
3.2 लिखा, अरे -4 3.2 लिख रहे हैं तो इसको तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो बढ़ जाएगा ये। अरे कितना आया देख, -4 होगा ना, हाँ -4 होगा, ठीक है बोल रहा हूँ। -4 होगा तो ऊपर ले जाओगे तो कितना बच जाएगा, 3 -3 हो जाएगा, ठीक बोल रहा हूँ, सही बोला लड़का। ये हो गया -3, ये आ गया m के जगह पे, वैल्यू पुट कर लो अब इस जगह पे। तो अब यहां से हम लोग लिख लेंगे कि जो -1/2 शुड बी दिस, तो ये हो गया m इंटू 5/3.2 इंटू 10⁻³ शुड बी दिस 1/2। अब m को छोड़ के बाकी चीज अगर हम करें तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3.2 डिवाइडेड बाई 2, 3.2 डिवाइडेड बाई 2 तो हो गया 1.6, 1.6 डिवाइडेड बाय, हाँ तो ये हो जाएगा 32, ठीक है, ये हो जाएगा 32, 3.2 तो ये हो गया 10, तो हो गया मेरा 10 हो गया तो 0.32 इंटू 10⁻³ तो हो गया 320। और इधर हो गया -322 + 320, सही है। तो ये m का रेंज आ गया, 320 -322 + 320। अरे माथा में गया ना, गया कैलकुलेशन गया। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट मतलब टोटल इंटीग्रल वैल्यू, तो यहां से देखेंगे तो -320 से 1 तक का तो 320, फिर 0 से 1 से 320 तक 320 और एक 0 वाला, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी फ्रिंजेस बोल लो या फिर पॉइंट्स बोल लो, पॉइंट्स और फ्रिंजेस, दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर हम इसको निकालने जाते हैं तो दिस इज नथिंग बट 2 इंटू 320 प्लस एक 0 वाला, तो टोटल 641। ये हो गया आंसर, यही था मेंस वाला क्वेश्चन आपका। अरे भेजा में कुछ गया नहीं गया, साइन थीटा निकाल लोगे, उसके बाद एंगल कहां से कहां तक लाई कर रहा है तो उसके हिसाब से साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, साइन थीटा वाला वैल्यू को पुट करके m निकाल लोगे कि m का रेंज क्या होगा। अब सारे इंटीग्रल वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि यहां पे m है इंटीग्रल नंबर, तो -320 से लेकर के 320 का जितना भी इंटीग्रल नंबर होगा दैट विल बी 641, तो 641 तक हो गया। ठीक है, इसको डन कर लो, ये लास्ट पार्ट है, इसको लिखो फिर 21st वाला। कोई नो वाला तो नहीं हो, बस ये बताओ मेरे को, 4 लोग हैं, जल्दी से कंप्लीट करना है। मेरा टारगेट तो था कि एक ही क्लास में वो IDSC हो जाना चाहिए था, लेकिन जो है एक क्लास से ऑलरेडी हम लोग बढ़ चुके हैं 25 मिनट 20 मिनट, और उस क्वेश्चन में फिर 15 मिनट, 45 मिनट इधर। हो तो जाना चाहिए, देखो अरे भाग यहां से, इसके बाद 5 से कम आएगी। बुद्धि नाम का भगवान चीज नहीं दिया है क्या, या दिया नहीं दिया, इनका कम आएगा। जब भी फ्रिंजेस बोले तो उसमें जो है इंटीग्रल वैल्यू लोगे। अरे महान इंसान, ये है हमारा B0, फिर हम बात करेंगे पहला D1 आएगा,
फिर आएगा B1, फिर आएगा हमारा D2, फिर हमारा आएगा B3, मतलब इधर -1, उसके पहले D-1, फिर यहाँ पे। अब अगर हम फ्रिंजेस का बात करेंगे तो ये मेरा डार्क फ्रिंजेस हो गया, ये मेरा ब्राइट फ्रिंजेस हो गया। तो एक ब्राइट फ्रिंज मतलब 30 डिग्री में अगर देखने जाएंगे तो ये हमारा पॉइंट्स वर्ड एक, अगर ये पॉइंट आ रहा है मेरा एक, तो इसका मतलब है कि ये एक फ्रिंज का बात करेंगे, फ्रिंज यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे बात करेंगे फिर तो ये फ्रिंज हुआ 2, और तीसरा फ्रिंज हुआ हमारा ये वाला, 3 फ्रिंज आएगा। अगर हमारा 3 आ रहा है आंसर, मतलब यहां से यहां तक हम 3 मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट का बात करेंगे, तो टोटल कितने फ्रिंजेस आएंगे? तो 3 फ्रिंजेस को लेकर के चलोगे, एक फ्रिंज इधर, एक फ्रिंज के पार्ट में यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी हमको मिलेगा, एक फ्रिंज के पार्ट में यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा, इसलिए कम और माइनस नहीं। क्वेश्चन में जब भी मैक्सिमम इंटेंसिटी बोले या फ्रिंज बोले, सीधा कॉन्सेप्ट है कि जितना मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट लेंगे उतना फ्रिंजेस लेके चलोगे। फ्रिंजेस का मतलब सिर्फ डार्क फ्रिंजेस, सिर्फ ब्राइट फ्रिंज नहीं है ना, 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमम तो मिनिमम दोनों का लेकर के चलते हैं, ठीक है। इसलिए जब भी फ्रिंजेस वाला भी आएगा आप सेम चीज करोगे, पॉइंट्स आएगा तो भी सेम चीज करोगे। अरे माथा में गया ना गया? हाँ ठीक है, चलो अब अगले पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में इसमें कहा कन्वर्जेंट लेंस विथ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर is cut into 2 halves that are then moved apart to a distance of 0.5 millimeter। तो क्वेश्चन में पहले तो यहाँ पे बना लेंगे एक लेंस, बताया था कि जो है कट करके अगर सेपरेट करते हैं तो दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ क्रिएटिंग 2 कोहेरेंट सोर्सेस। और जब भी हम कोई भी अरेंजमेंट करके 2 पॉइंट सोर्सेस ऑफ, नहीं, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का अगर 2 पॉइंट इमेजेस बना लेते हैं तो वो इमेजेस विल एक्ट एज 2 कोहेरेंट सोर्सेस फॉर द स्क्रीन। तो ये सब जो है बताया था जिस समय अरेंजमेंट का बात कर रहे थे। तो एक हमारा हो गया ये वाला, एक ये दे रखा है, फोकल लेंथ दोनों का दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया F इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सब साथ में डायग्राम बना, बैठ के डायग्राम भी बैठ के समझता रहता रसी। अब कहा क्वेश्चन के अंदर कि दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.5 मिलीमीटर, अप्रेज द नंबर ऑफ interference band on a screen at a distance of 60 सेंटीमीटर behind the lens। तो यहां पे हम एक स्क्रीन रख रहे हैं, इस स्क्रीन का डिस्टेंस जो दे रखा है 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस बात किया, तो ये डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं 60 सेंटीमीटर। ये हो गया 60 सेंटीमीटर, ठीक है। कहा लैम्डा का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, लैम्डा इक्वल्स टू नथिंग बट 5000 एंगस्ट्रम दे रखा है, दैट इज 5 into 10 to the power -7 मीटर, ठीक है। यहां बोला कि 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो इस जगह पर कट करने के पहले का बात कर रहे हैं, यहां पे सोर्स रखा हुआ है, सोर्स रखा हुआ है हमारा 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो यहां से यहां तक हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा है हमको, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, तो
रद्दी कहाँ गया डिस्टेंस, बता मोबाइल के साथ यही दिक्कत होता है। रद्दी चीज सेपरेटेड बाय अपार्ट टू अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मिलीमीटर, मतलब ये हो गया 0.25 मिलीमीटर और ये भी हो गया हमारा 0.25 मिलीमीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया इन दोनों के बीच का। अब सीधा सा बात ये हो गया कि सबसे पहले दोनों लेंस के लिए बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम है, दोनों का फोकल लेंथ सेम होता है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल कटिंग में फोकल लेंथ पे कोई फर्क पड़ना नहीं है। अब चूंकि इसका अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर से बियॉन्ड है, इसका मतलब इमेज बनेगा रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा और ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस। इसका मतलब अगर हम इसको लेंगे और इसको लेंगे तो ये अगर हम P1 लिखते हैं, ये हम लोग अगर P2 लिखते हैं और ये अगर हम लोगों ने P लिखा, तो एक बात तो क्लियर है कि पॉइंट सोर्स, ऑप्टिक सेंटर एंड पॉइंट इमेज ऑलवेज लाई इन द सेम लाइन, मतलब इस लाइन पे कहीं पर इसकी वजह से इमेज बनेगा, इसकी वजह से इमेज का बात करेंगे तो उसी तरह से इस लाइन पे कहीं पे बनेगा, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, और ये दोनों इमेज विल एक्ट एज टू कोहेरेंट सोर्सेस। तो सबसे पहला टारगेट तो होगा हमारा V का वैल्यू निकालना कि यहां से कितने दूरी पे, फिर हमको निकालना पड़ेगा मैग्निफिकेशन ताकि दो इमेज के पोजीशन का हम बात कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि फॉर बोथ अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ लेंस, बोथ अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ लेंस, लोअर पार्ट ऑफ लेंस। तो पहले तो लेंस इक्वेशन लिखेंगे 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये कन्वर्जेंट लेंस है तो +10, तो ये हो गया प्लस ऑफ 10 प्लस ये हो गया हमारा माइनस ऑफ 15, तो एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 30, यहां हो जाएगा हमारा 3, यहां 2, मतलब V का वैल्यू जो आ गया V इक्वल्स टू ये आ गया 30 सेंटीमीटर प्लस के साथ। तो इसका मतलब है कि यहां से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर तो एक इमेज यहां बनेगा, दूसरा मतलब इस लाइन में इमेज का हम बात करेंगे कितने डिस्टेंस पर, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो एक तरह से एक इमेज जो बनेगा इसका, इसको मैं इमेज लिख देता हूं S1, दूसरा इमेज जो बनेगा ये होगा S2, और ये एक तरह से बन जाएगा प्लेन ऑफ द स्लिट, क्योंकि यहां से जो है इस पर इंटरफेरेंस होगा। तो ये डिस्टेंस जो बचा हुआ डिस्टेंस है जिसको हम लोग लिखते हैं D इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 60 - 30, सो दिस विल बी 30 सेंटीमीटर। तो यहां पे पहले हमने V का वैल्यू लिख लिया 30 सेंटीमीटर, तो जो हम लोग कैपिटल D बोलते थे वो कैपिटल D हो गया 30 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब क्वेश्चन में इन दोनों के बीच का सेपरेशन निकालना पड़ेगा जिसको हम स्मॉल d बोल सकते हैं, उसके लिए हम लोग मैग्निफिकेशन निकालेंगे। मैग्निफिकेशन का वैल्यू होता है हमारा प्लस ऑफ V/u इस केस में, तो ये हो गया प्लस ऑफ V के जगह पे रखेंगे तो प्लस ऑफ 30, U के जगह पे हो गया माइनस ऑफ 15, सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 2, और -2 का मतलब हो गया इन्वर्टेड बनना है। पहले वाले के लिए अगर देखेंगे तो ये नीचे की तरफ है कितना 0.25, तो ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ बनेगा कितना ट्वाइस ऑफ 0.25, मतलब ये डिस्टेंस जो हमारा आएगा ये कितना हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर का। उसी तरह सेकंड वाले के लिए बात करेंगे तो इसके प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, तो इसके प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज नीचे की तरफ बनेगा कितने डिस्टेंस पर, तो इसका 0.25 ऊपर है, यहां से नीचे हो जाएगा 0.25 इंटू 2 का, मतलब ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 0.5 मिलीमीटर का, और इन दोनों के बीच में ऑलरेडी डिस्टेंस है कितना 0.5 मिलीमीटर का। तो इसका मतलब सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इफ वी टॉक अबाउट वो हो जाएगा हमारा कितना, तो वो हो जाएगा हमारा 1.5 मिलीमीटर। तो हम अगले स्टेप पे अगर जाएंगे तो सीधा लिख लेंगे
कि m इक्वल्स टू, अगर हम लिखते हैं कि एज m इक्वल्स टू एच आई बाय एच नॉट एंड m इक्वल्स टू -2, so we can write that hi equals to nothing but minus of 2 into h naught. तो अब हम S1 इमेज के लिए बात करेंगे। S1 इमेज S1 लिख देता हूं यहां पे। तो इमेज S1 के लिए बात करेंगे तो h नॉट की जगह पे हो जाएगा, तो इसके नीचे होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो माइनस ऑफ 0.25 मिलीमीटर, तो एच आई का वैल्यू हो जाएगा प्लस ऑफ 0.5 मिलीमीटर। अगर इमेज S2 के लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा एच नॉट इक्वल्स टू, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है प्लस ऑफ 0.25 मिलीमीटर, सो एच आई कम्स आउट टू बी, इसके प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना और ये आ गया माइनस ऑफ 0.5 मिलीमीटर, क्योंकि जब यहां पे प्लस रखोगे तो अपने आप ये माइनस आ जाएगा, जब माइनस रखोगे तो प्लस आ गया। अब हम लोग बोलेंगे सेपरेशन, अगर डी लेते हैं, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, सेपरेशन, या फिर क्वेश्चन में डी इसको दिया हुआ था, तो मैं काम करता हूं इसको D1 लिख देता हूं, और इसको स्मॉल डी कुछ दिया हुआ था इस वाले को, तो मैं इसको स्मॉल D1 लिख देता हूं। सेपरेशन बिटवीन S1 एंड S2, तो ये D1 का वैल्यू कितना हो गया, तो 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 मिलीमीटर, so this comes out to be nothing but D1 equals to 1.5 मिलीमीटर। अब इस स्क्रीन पर जो फ्रिंज विड्थ आएगा, फ्रिंज विड्थ का वैल्यू अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो दिस फ्रिंज विड्थ इक्वल्स टू, पहले वहां तक लिख, स्पेस नहीं मेरे पास, पहले डायग्राम बनाओगे डेटा के साथ, फिर यहां पे पूरा कंप्लीट करके, यहां है लास्ट पार्ट, इस जगह से जो है शुरू करेंगे लास्ट पार्ट वाला, यहां से यहां तक। जल्दी लिख, प्रेशर बढ़ रहा है मेरा, क्योंकि आज खत्म करके घर भेजूंगा ये जान लो, इसलिए खा पी लेना अच्छे से आधे घंटे में, 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो तो उस पर माथा मत चाटने लगना। क्या बोल रहा है पागल की तो, अरे 0.5 है, हाँ ऑब्वियसली 0.5 है, तभी तो 3 जोड़ा है रद्दी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले अगर फ्रिंज विड्थ निकालने जाएंगे, तो अब एक तरह से ये हो गया यंग्स डबल स्लिट का सिचुएशन, जहां पे डी की जगह पे हो गया, स्मॉल डी की जगह पे हो गया 1.5 मिलीमीटर, कैपिटल डी की जगह पे हो गया 30 सेंटीमीटर, लैम्डा क्वेश्चन में गिवन है। तो हम फ्रिंज विड्थ अगर स्क्रीन के ऊपर निकालते हैं तो उसको हम लिखेंगे बीटा, और बीटा कैन बी रिटन एज लैम्डा इंटू D1 बाई डी, लिख देता हूं मैं D1, क्योंकि हम लोगों ने जो है D1 यहां लिखा है, यहां पे D1 निकाल लिया। इस वैल्यू को अगर हम रखने जाएंगे तो वैल्यू चलो लास्ट में रख देंगे, जो भी होगा, ठीक है। तो लैम्डा गिवन है, D1 गिवन है, स्मॉल D1 गिवन है। अब क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है, सब लिख चुके हो, कोई नो वाला जल्दी बोल, बर्बाद करके रख दिया सब। 4 लोग का हाथ उठा।
जो 4 लोग हाथ उठाओ, कभी हाथ नीचे भी करोगे? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, सब बढ़िया है। ये काम करते रहते तो कम से कम 2-3-4 क्लास तो बच ही गया होता, 2 क्लास तो बच ही जाता स्क्रीनशॉट लेते रहते तो। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर नंबर ऑफ फ्रिंजेस बताना है, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि स्क्रीन के ऊपर कितना दूर तक में इंटरफेरेंस हमारा हो सकता है। अब हमको ये निकालना पड़ेगा कि लाइट कहां तक पहुंचेगा। सोर्स से पहले दिखाया कि इससे जो भी लाइट जाता है वो सीधा जाएगा यहां तक, तो ये हो गया एक एंड। यहां से जो भी निकलेगा वो उसका जो लाइट होता है वो जाएगा यहां तक। तो एक सीधा सा बात ये हो गया कि अगर हम यहां से बनाते हैं, लेट अस टेक दिस एज ए, और इसको अगर हम लोग लिखते हैं बी, तो लिख चुके हो सब कुछ, तो मैं यहां पर रब कर रहा हूं ये पार्ट। तो हमको जो लाइट हमको मिलेगा वो मिलेगा ए से बी तक। तो ये हो गया रीजन जिसमें कि हमको जो है इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा। क्योंकि डायग्राम अभी मैं गंदा नहीं कर रहा हूं, ये पार्ट समझाने के लिए कि इतने ही क्यों ले रहे हैं। वैसे एक बात जान लो कि दिस विल बी द एंड पॉइंट जहां पे लाइट पहुंच सकता है इस पे, इसमें ये होगा दिस विल बी द एंड पॉइंट। पहले कैलकुलेशन कर देता हूं, फिर डायग्राम में बता दूंगा कि यही इतने दूर तक क्यों मैक्सिमम होगा। तो इतने दूर तक हमारा होगा रीजन वेयर इंटरफेरेंस पैटर्न विल लाई। तो ये रीजन हो गया जहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न हमारा लाई करेगा। अब इसके लिए ये अगर डिस्टेंस हमको मिल गया ए से लेकर के बी तक का, तो उस केस में हम इसको डिवाइड कर देंगे बीटा से, तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो अगर हम लिखते हैं एम जो है वो है नंबर ऑफ फ्रिंजेस, तो इस पूरे रीजन को ए बी अगर हम लोग लिखते हैं, ए बी को अगर मैं डेल्टा वाई लिख दूं, तो यहां पे लिख देता हूं ए बी डिवाइडेड बाय, ये इसको कुछ नाम देना है तो दे दो, वो लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए बी डिवाइडेड बाय बीटा, ये देगा नंबर ऑफ फ्रिंजेस। और ए बी को हम लिख सकते हैं या तो 2 टाइम्स ऑफ ए ओ, या फिर हम 2 टाइम्स ऑफ ओ बी लिख सकते हैं बाय बीटा, या फिर 2 टाइम्स ऑफ ओ बी डिवाइडेड बाय बीटा कर सकते हैं। तो टारगेट होगा हमको सिर्फ ए और ओ बी का वैल्यू निकालने के लिए। अब इस ट्राइंगल से जाएंगे हम लोग, तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो सिमेट्रिक सिचुएशन है, ये एंगल होगा थीटा। एक ट्राइंगल बनाएंगे हम यहां से लेकर के एम, तो एक ट्राइंगल होगा S1 S और M का, दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा ए एस और ओ का। तो हम लोग अगर दोनों ट्राइंगल को देखेंगे तो दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर ट्राइंगल होगा, या तो सिमिलर ट्राइंगल के हिसाब से जाओ या tan थीटा के हिसाब से चले जाओ। तो अगर हम tan थीटा के हिसाब से आते हैं, लेट अस टेक tan थीटा, तो tan थीटा अगर हम लोग लेंगे, अगर इस ट्राइंगल को लेकर के चलते हैं तो हो जाएगा S1M डिवाइडेड बाय SM, तो ये हो गया S1M डिवाइडेड बाय SM। बड़े वाले ट्राइंगल से जाओगे तो यहां से यहां तक का ट्राइंगल अगर लेके चलते हैं तो हो जाएगा AO डिवाइडेड बाय, हो जाएगा SO, तो ये हो गया SO। अब इससे अगर हम लोग लिखें तो tan थीटा इक्वल्स टू, tan थीटा निकालने की जरूरत नहीं हमको, तो ये AO चाहिए, S1M। तो S1M कितना हो गया 0.25 मिलीमीटर प्लस
0.25, मतलब ये हो गया 0.75 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय एसएम। एसएम का वैल्यू जो हो गया ये 30, ये 15, मतलब हो गया 45, ये सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल टू, अब आते हैं एओ, तो एओ लिख लेंगे यहां पे डिवाइडेड बाय, आता है एसओ। एसओ का वैल्यू तो यहां हो गया 30 प्लस 15, 45, मतलब टोटल 60 प्लस 15 कर लो, तो 60 प्लस 15 हमारा हो गया 75, तो ये हो गया 75। तो इससे हमारा एओ का वैल्यू आ जाएगा, एओ इक्वल्स टू, कैलकुलेट करके बता, एओ जो हो गया वो हो गया 0.75 मिलीमीटर। ये तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल आउट हो ही जाएगा, तो हम लोग लिख लेंगे, मतलब मिलीमीटर में आएगा, तो 0.75 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 45, ये हो जाएगा हमारा मिलीमीटर। मतलब इसको अगर मैं कर लूं तो ये हो जाएगा 75, मतलब 3/4, 3/4 अगर करेंगे तो 45, 15, तो 75/60। रुको एक मिनट, कैलकुलेट करो, 75/100 इंटू 75/45, 3/4, 3 से हो गया इधर की तरफ 15, फिर 5 3 जा, तो 5 से हमारा हो जाएगा 15, तो 15/12 आ रहा है। देखना कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ तो पकड़ के तोड़ूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 15/12 मिलीमीटर, 1.25 आ रहा है एग्जैक्टली। हाँ ठीक बोल रहे हो, एग्जैक्टली 1.25 मिलीमीटर, ये हो गया 1.25 मिलीमीटर। तो ए का वैल्यू हमारा निकल गया। ठीक है, अब समझाने के लिए देख लो कि हम लोग बोलते हैं इतने में इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों होगा, क्योंकि अगर कोई भी लाइट वेव यहां पे लोगे इधर जाएगा, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और बताया था कि जब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इधर है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो दिस विल बेंड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट इधर जा सकता है। अगर हम कोई यहां लेंगे तो फिर ये बेंड करेगा टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहां जा सकता है डेविएशन के हिसाब से। मतलब कभी भी अगर लाइट का बात करोगे तो ये सिचुएशन हमारा इधर ही होना है। तो एक्सट्रीम वाले को सिर्फ दिखा लो, समझ में आ जाएगा कि अगर हम एक्सट्रीम वाले को सिर्फ, नहीं तो इतना गंदा हो जाएगा कि दिखाना मुश्किल है। तो हम लोग एक्सट्रीम पोजीशंस पे लेकर के अगर चलते हैं, तो अच्छा ये तो एक्सट्रीम ही करके दिखाया था ना, तो मान लो यहां पहुंचा, अगर हम इसको लेते हैं तो ये यहां जाएगा और आफ्टर इट विल बेंड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये इस तरह का सिचुएशन बन जाएगा। तो एक तरह से अगर हम देखें तो ये सब जो भी पहुंचेगा वो इस वाले रीजन में आएगा। तो इस वाले रीजन में अगर आ गया, तो अगर हम पूरा सारे रे को बनाते तो इतने से पार्ट में हमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता, और ये हमारा होता है एक्सट्रीम पॉइंट का सिचुएशन। अरे बात समझ में आया नहीं आया? कि जो भी हमारा लास्ट पॉइंट जो होगा वो इससे, क्योंकि इससे सीधा लाइट गया, इससे सीधा, बाकी सब तो बेंड करेगा टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसी दो पॉइंट के बीच में सारे के सारे लाइट रे पहुंचेंगे। अच्छा एक बात है, S1 से पास कराना था ना, क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि S1 से पास करता है जितना भी ट्रांसमिटेड रे होगा। हाँ ये तो सही पास कराया था। तो इस चीज को लेकर के हम लोग चल सकते थे। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब यहां से आखिरी चीज जो हम लोग करेंगे वो ये होगा कि ये निकाल लेंगे बीटा का वैल्यू। तो बीटा का वैल्यू कितना हो गया, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा इंटू D1 डिवाइडेड बाय स्मॉल d1, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻7। D1 का वैल्यू हो गया हमारा कितना, 30 सेंटीमीटर, तो हो गया 30 इंटू 10⁻⁻3 -2 डिवाइडेड बाय
स्मॉल डी था 1.5 मिलीमीटर, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 आ गया मीटर में। तो ये सब हम लोगों ने मीटर में कर लिया सबको, ठीक है। तो ये मीटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, तो हो गया कितना 150, 150 डिवाइडेड बाय 15, 150 डिवाइडेड बाय 15 कितना हो गया जी? तो बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, तो हो जाएगा 100, 100 इधर हो गया 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -6 इंटू 100 करेंगे 10 पावर -4, इसका मतलब हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर -4, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -4 का मतलब हो गया 10 मिलीमीटर। नहीं आ गया 150 डिवाइडेड बाय 1.5, 100 हो गया, 100 इंटू 10 टू द पावर -6, 10 पावर -6 मतलब 10 पावर -4, तो 10 टू द पावर -4 मतलब हो गया 10 टू द पावर -4 मीटर, मतलब 0.1 मिलीमीटर। तो बीटा आ गया हमारा 0.1 मिलीमीटर। अब आखिरी स्टेप, n का वैल्यू इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ OA डिवाइडेड बाय बीटा, so this is 2 into 1.25 millimeter divided by 0.1 millimeter, तो 1.25 तो हो गया 2.5, 2.50, तो यहाँ पे आ गया 25, तो n का वैल्यू हो जाएगा 25। अरे आया नहीं आया आंसर? जल्दी कंप्लीट कर लेना। सीक्वेंस ऑफ राइटिंग तो क्लियर ही होगा सबको। एक काम करता हूँ, पहले डिफ्रैक्शन पढ़ा देता हूँ फिर पोलराइजेशन, क्योंकि पोलराइजेशन आधे घंटे में खत्म हो जाता है। तो डिफ्रैक्शन जो भी टाइम लगेगा उससे एग्जैक्टली हाफ एन आवर में हम लोगों का पोलराइजेशन हो जाएगा। इसलिए डिफ्रैक्शन शुरू करता हूँ अब इसके बाद। वेवलेंथ पगला गए आप, लिख चुपचाप, जो लिखा है एकदम एग्जैक्ट आंसर आया है। झूठ का माथा न लगाओ जो चिन्ह हो। कहीं पे गलती होने का स्कोप रहता है तो मेरे को भी पता होता है मेंटली कि स्कोप है गलत होने का, क्योंकि उसमें मेरे को जब कैलकुलेशन कर रहा होता हूँ तो ये पता चल जाता है कि इस जगह पे कहीं मिस्टेक हो रहा है, और मिस्टेक नहीं हो रहा है मतलब मिस्टेक नहीं हो सकता। क्या हो गया? आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है? कौन फोन कर दिया? चलो ठीक है, आ रही है तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैं इसको रब कर रहा हूं अब।
अब दोनों टॉपिक छोटा छोटा है, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा जो भी पढ़ा है वेव ऑप्टिक्स में। तो इवन दो कि सबसे आसान है और फॉर्मूला सिर्फ यूज करने इसके क्वेश्चन में आना चाहिए, उसके अलावा कुछ होता नहीं है। जो फॉर्मूला याद करने के लिए बोलूंगा वो याद करना सिर्फ, और वैसे नोट्स में दिया ही है कि उतने सा फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते रहोगे इस दो टॉपिक में। तो डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन दोनों से हर साल डिफ्रैक्शन से 1 या 2 क्वेश्चन हर पेपर में रहता है, पोलराइजेशन से 1 क्वेश्चन हर पेपर में रहता है, एक आध में नहीं भी रहता है, लेकिन अगर नहीं रहेगा तो फिर YDSC का क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर रहा तो YDSC हो सकता है ना रहे। तो टॉपिक है हमारा डिफ्रैक्शन। अब तो चुपचाप सुनते रहना, कुछ है ना कोई भी पार्ट पे। तो डिफ्रैक्शन फेनोमेना का पहले बात कर लेते हैं, और ये सब बात करने के पहले जो है एक निकाला था फॉर्मूला कि जब भी हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेस लेते हैं तो I आता है 4I मैक्स बाय अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये एक एक्सप्रेशन निकाला था फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस, जहां पे बताया था कि दो एडजेसेंट सोर्स के बीच का जो फेज डिफरेंस अगर हम डेल्टा फाई लिखते हैं तो दिस कैन बी रिटन एज K इंटू डेल्टा फाई। ठीक है, और कंप्लीट जीरो पोजीशन के लिए जहां पर A इक्वल्स टू 0 का बात किया था, उसमें बताया था कि जो हमारा जो डेल्टा फाई का वैल्यू होना चाहिए, डेल्टा फाई दैट इज नथिंग बट m into n into k into delta phi should be equals to 2m pi। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि इसमें m हम कभी 0 नहीं लेते हैं, m जो है नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू होता है, नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, अब डिफ्रैक्शन का जो केस का बात करते हैं वो ये है पहले समझने के लिए कि मान लो कि एक प्लेन ऑफ द स्लिट लिए, एक बड़ा सा प्लेन ले लिया हमने, उसमें एक स्लिट ले लेते हैं। अभी मान लो इस तरह का रेक्टेंगुलर स्लिट हम लोग ले लेते हैं। अब यहां पे अगर क्या हो गया, वीडियो पॉज हो गया? अरे कहाँ पॉज हो गया, जबरदस्ती पॉज हो गया। मेरा वीडियो पॉज होगा तो आपका भी वीडियो पॉज होता है। इधर आ गया वापस, ठीक आ गया। तो दूसरा माथा चाट रहा है, इतना डिस्टर्ब करोगे ना तो फिर लगा के पूरा 9 बजे तक पढ़ा दूंगा मैं, फिर रोते रहना बैठ करके। छोड़ूंगा तो आज नहीं जब तक कि खत्म ना हो जाए, इसलिए पहले से जो है सोच के चल लेना। चल, अब अगर रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन के हिसाब से आते तो लाइट जो जाता है वो सीधा सीधा अगर जाता है हम लोग बोलते हैं तो हमको सिर्फ ब्राइट रीजन जो है, मतलब लाइट सिर्फ इतने से पार्ट में दिखना चाहिए था। तो अकॉर्डिंग टू रेक्टिलिनियर ये कहलाता है एक्सपोज पार्ट। जो ये प्लेन है बहुत बड़ा सा प्लेन, उस प्लेन में हमने एक स्लिट बना लिया, इसको कहा है एक स्लिट, सिंगल स्लिट बनाया इसके अंदर। अगर हम पैरेलल लाइट वेव यहां से लाएं तो जो भी लाइट वेव होगा रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन के हिसाब से जाएंगे तो हमको लाइट सिर्फ इतने से रीजन में स्क्रीन के ऊपर दिखना चाहिए था, बाकी जगह पे हमको लाइट नहीं दिखना चाहिए था। लेकिन देखा ये जाता है कि इतने से रीजन के अलावा कुछ दूर तक और हमको कुछ इंटेंसिटी दिखाई देता है, मतलब कुछ ब्राइटनेस लेवल दिखाई देता है, उसके बाद से ऑलमोस्ट हमको डार्क दिखाई देता है। तो अगर हम कभी भी एक सिंगल स्लिट लेते हैं, उसको इल्यूमिनेट किया, तो ये देखा गया कि अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट तो इतने दूर में हमको लाइट दिखना चाहिए था, बाकी पार्ट में कंप्लीट डार्क हो जाना चाहिए था। लेकिन ये देखा कि ये जो पार्ट है इसके अलावा कुछ दूर तक जो है
हमको ब्राइटनेस मिलता है, कुछ ब्राइटनेस मिला, उसके बाद से ऑलमोस्ट वो डार्क दिखता है स्क्रीन। तो इस चीज को अगर कहा कि जो इसका मतलब यह है कि जब ये एड्ज के पास से, मतलब एड्ज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन मैंने अगर लेकर के चले, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया पूरा प्लेन, और ये एक्सपोज पार्ट का जो एड्ज होता है वो कहलाता है एड्ज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जब भी एड्ज के पास से लाइट जाता है तो देयर विल बी सम बेंडिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे कुछ बेंडिंग होता है लाइट का, इसलिए इतने से पार्ट में भी अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ जाकर के हमको इंटेंसिटी मिलता है। इसके बाद भी इंटेंसिटी डिक्रीज करते करते ऑलमोस्ट डार्क दिखता है, एग्जैक्ट डार्क तो नहीं बट ऑलमोस्ट डार्क ही दिखेगा उसके बाद से। तो ये सिचुएशन जो हम लोग लेके चलते हैं, जैसे मान लो कभी अगर घर के अंदर एक बड़ा सा कार्डबोर्ड ले लो, कार्डबोर्ड मतलब 2 रूम के बीच में एक छेद कर लेना, दोनों साइड में रूम बंद कर लेना। ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं कि बीच एक पूरा रूम है, उसके बीच में एक बड़ा सा जो है वुडन का पार्टीशन कर दिया, उस वुडन पार्टीशन में एकदम छोटा सा एक होल बना दो, दोनों साइड का लाइट कंप्लीटली ऑफ करके इधर से लाइट जो है प्रोजेक्ट करो होल पर, एक सिंगल होल बनाना, प्रोजेक्ट करेंगे। और दूसरे साइड में जो है एक कार्डबोर्ड रख लेना बड़ा सा, या फिर कोई वॉल रखेंगे अगर, तो वॉल पे देखोगे कि शेप जो हमारा आएगा बीच में, यहाँ पे एकदम मिडिल में देखोगे तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगा। इंटेंसिटी घटते घटते देखोगे कि एक डार्क सा रिंग दिखाई देगा, उसके बाद से नेक्स्ट फिर ब्राइट का कुछ रीजन दिखेगा, लेकिन ये ब्राइट रीजन का इंटेंसिटी देखोगे कि इस जगह वाले से बहुत कम हो जाएगा, फिर एक कंप्लीट डार्क दिखेगा। फिर देखेंगे कि जो यहाँ पे कुछ ब्राइटनेस दिखेगा, लेकिन ये जो ब्राइटनेस होगा वो इस ब्राइटनेस से बहुत कम होगा, उसका कंप्लीट डार्क दिखेगा। तो इस तरह का पैटर्न दिखेगा। फिर जो है अगला थोड़ा ब्राइटनेस दिखा यहाँ पे, फिर कंप्लीट डार्क होगा, और उसके बाद ऑलमोस्ट देखोगे कि ब्लैक दिखेगा। मतलब इस तरह का राउंड शेप का दिख जाएगा, कभी ट्राई करके देख लेना। ये इस तरह का शेप हमको दिखता है अगर हम लोग लेते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम ऐसे होल बनाते तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन के हिसाब से आते तो सिर्फ इतने दूर में लाइट होना चाहिए, लेकिन हमको कुछ दूर तक रिंग दिखता रहता है एक के बाद एक, और उसके बाद जाकर के कंप्लीट डार्क सिचुएशन हुआ। तो देयर इज बेंडिंग ऑफ लाइट बात करते हैं, तो नियर टू द एज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन देयर विल बी सम बेंडिंग ऑफ लाइट एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। वैसे बेंडिंग को जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं किस कॉन्सेप्ट पे, तो एक्सप्लेन करते हैं हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल पे। बताया ही था कि हाइगन्स प्रिंसिपल पूरा चाहे जितना भी फेनोमेना वेव ऑप्टिक्स में हम लेके चलते हैं वो सब जो है हाइगन्स प्रिंसिपल के बेसिस पे कर सकते हैं। तो उसमें ये हो गया, मान लो कि हम लोग यही वाला केस ले लिया कि जो लाइट वेव को इल्यूमिनेट किया, तो इलिमिनेट करने पे एक काम करते हैं कि जितना भी पार्ट होता है इस स्लिट वेव को हम डिवाइड कर देते हैं कुछ पार्ट्स में, क्योंकि इसके पाथ में जितना भी पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा एक्सपोज पार्ट के, हर पॉइंट एक्ट करेगा एक नया एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सोर्स, और नया एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सोर्स होगा तो हर से आगे जो है एनर्जी हर डायरेक्शन में जाएगा। तो हम लोग करते ये हैं कि पूरे के पूरे स्लिट को, जैसे मान लो स्लिट विड्थ दिया हुआ है ए, तो ए हम लोग ले लेते हैं स्लिट विड्थ। अब ए अगर स्लिट विड्थ लिया तो इसको क्या करते हैं, मान लो 4 पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं या 5 पार्ट में, 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब है कि और एक पार्ट का जो विड्थ है उसको मान लो मैं डेल्टा एक्स लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो 5 इंटू डेल्टा एक्स जो हो गया वो ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हर जो विड्थ का बीच वाला पार्ट है उसको हम लोग ले लेंगे पॉइंट सोर्स की तरह कंसिडर कर लेंगे। अब एक बात जरूर है कि चूंकि हर पॉइंट एक्ट करेगा एज न्यू एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सोर्स, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ पार्ट में अगर डिवाइड करो उतना बढ़िया है। जैसे हम लोगों ने 5 पार्ट में डिवाइड किया तो हम कितने सोर्स कंसिडर कर सकते हैं, 5 सोर्स कंसिडर कर सकते हैं। सबके मिडिल पॉइंट को ले लिया हम लोगों ने न्यू पॉइंट सोर्स। तो अगर हम लोग लेते हैं जो है इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस में अगर कन्वर्ट करना चाहे, मतलब लार्ज नंबर, तो ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं उसको जितना लार्ज नंबर में रखेंगे उतना ही जो है विड्थ डेल्टा एक्स कम होता जाएगा, और वो टेंड करेगा पॉइंट की तरफ। मतलब हर का सेंटर हम अज्यूम कर सकते हैं एक न्यू पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट।
तो हम लोग मान लो इसको n पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो n इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू a हो गया, और हम मान लेंगे कि n नंबर ऑफ सोर्सेस यहां पर है, न्यू पॉइंट सोर्सेस ऑफ लाइट। अब यहां से हम कोई भी पॉइंट चूज कर लें स्क्रीन पर, इस पॉइंट पर जो हमारा होगा, यहां से भी लाइट आएगा, इस जगह से भी लाइट आएगा, इस जगह से भी लाइट होगा, और जाकर के इन सब के इंटरफेरेंस के बाद हमको कुछ इंटेंसिटी यहां पे मिलेगा। तो अगर हम एक सिंगल स्लिट लेते हैं, उसको एलिमिनेट किया, तो उस केस में क्या करेंगे कि उस विड्थ को हम लोग जो है लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर लें, और हर पॉइंट को हम कंसिडर कर सकते हैं न्यू पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, जहां से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो वहां पर सबके सुपर पोजिशन के बाद हमको एक इंटेंसिटी मिलेगा, और वो इंटेंसिटी के हिसाब से हमको स्क्रीन पर पैटर्न मिलेगा। कहीं पे मैक्सिमम मिला, कहीं मिनिमम मिला, इस तरह का सिचुएशन होगा तो पैटर्न मिलेगा। उस पैटर्न को ही, उस इंटरफेरेंस पैटर्न को ही हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन का मतलब क्या हो गया? तो डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन का मतलब हो गया कि जो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेस मान लेते हैं स्लिट के ऊपर, वहां पे हम लोग लेकर के चलें, तो इस पर हम पॉइंट लेंगे, तो इस पे किसी पॉइंट पर एक इंटेंसिटी का वैल्यू आया और एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा स्क्रीन के ऊपर। इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। अच्छा, इसमें और यंग्स डबल स्लिट वाले पार्ट में जाएं तो क्या डिफरेंस होता है? वो इसमें ये हो गया कि जो स्लिट का जो विड्थ है, दिस ये होता है कॉम्परेबल टू वेवलेंथ, मतलब ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं। जैसे 1 लैम्डा हो गया, 2 लैम्डा हो गया, 3 लैम्डा हो गया, इस तरह का। जबकि वहां पे जो स्लिट का हम लेते हैं साइज, दैट इज टेकन ग्रेटर देन, मतलब अगर हम बोले तो उसका लैम्डा के कॉम्पेरेबल नहीं, थोड़ा हम लोग बड़ा रखते हैं। बड़ा रखने का रीजन ये होगा कि उसमें रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को लेकर के हम लोग चलेंगे। तो मेन पार्ट हो गया कि यहाँ जो विड्थ ऑफ द स्लिट लेते हैं, खैर वहां भी होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न, उस जगह पे भी होगा। उसमें सिर्फ ये होता है कि जब हम यंग्स डबल स्लिट लेंगे, यहाँ पे स्लिट लिया, यहाँ पे जब लाइट इससे इल्यूमिनेट करेंगे तो इसमें भी डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, इसमें भी डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, प्लस इन दोनों के अलग अलग की वजह से इंटरफेरेंस भी मिलेगा। तो हम लोग, लेकिन थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि प्रोमिनेंट जो होता है वो इसके और इसके से जो हमारा वेव आता है उससे जो इंटरफेरेंस होता है वो प्रोमिनेंट होगा, और डिफ्रैक्शन वाला थोड़े दूर के बाद से खत्म हो जाता है, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। अभी सिंपल है कि अगर हम एक सिंगल स्लिट लेते हैं तो उस केस में हम लोग इसको लार्ज नंबर ऑफ सोर्स लेंगे और किसी पॉइंट को चूज किया तो उसमें हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस के सुपर पोजिशन के बाद जो हमारा एक इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, दैट पैटर्न इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब इसमें कुछ बात ये हो गया कि जो मान लो यहां पे हम रख देते हैं पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इससे अगर हम वेवफ्रंट निकालेंगे तो ये इस तरह का वेवफ्रंट आएगा, ठीक है। अब वेवफ्रंट यहां से आएगा, जब इसको देखेंगे ये वेवफ्रंट, तो हमारा जो वेवफ्रंट आता है परफेक्टली क्या होता है? स्फेरिकल होता है शेप में। ये हो गया स्फेरिकल इन शेप। जो वेवफ्रंट इस एक्सपोज पार्ट पे आएगा, अगर हम लोग ये एक्सपोज पार्ट ले रहे हैं तो एक्सपोज पार्ट पर जो मेरा वेवफ्रंट फॉल करेगा वो पार्ट ऑफ द वेवफ्रंट होगा, क्योंकि बाकी पार्ट जो यहां से आएगा, बाकी सब पार्ट तो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। सिर्फ उतना सा पार्ट वेवफ्रंट का पास करेगा जो एक्सपोज पार्ट से पास करने में पॉसिबल होगा। मतलब अगर हम देखें तो इस तरह का सिचुएशन होगा, और इस पर जितना भी पॉइंट होगा उसको मान लेंगे एक नया पॉइंट सोर्स, और उसकी इंटरफेरेंस के बाद से हमको मिला। जब हम यहां से बनाना शुरू करेंगे जाके इंटरफेरेंस पैटर्न, तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न और कंप्लीट स्फीयर नहीं बनेगा, ये बनेगा हमारा इस तरह का शेप में। मतलब शेप जो मेरा स्फेरिकल था वो स्फेरिकल ना रह करके एक्सपोज पार्ट से जितना सा वेवफ्रंट पास करेगा उसके हिसाब से शेप आ गया। तो देयर विल बी शेप इन द चेंज ऑफ द वेवफ्रंट, और यही कहते हैं कॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। तो ये आप थ्योरेटिकली रट के जाओगे। अगर कभी क्वेश्चन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द रीजन ऑफ डिफ्रैक्शन, तो उसमें बोलेंगे कि आफ्टर पासिंग थ्रू द एक्सपोज पार्ट the wave shape of the wavefront changes and that will be the cause of diffraction। अरे माथा में गया नहीं गया कि theoretically अगर आए क्या लिखेंगे? हाँ, तो cause हम ये लिखेंगे। अब दो तरह के इंटरफेरेंस पैटर्न का हम बात करते हैं ऑन द स्क्रीन। एक कहलाता है हमारा, ये हो गया मेरा प्लेन ऑफ द स्लिट,
ये हो गया प्लेन ऑफ स्लिट, और यहां पे अगर ले रहे हैं तो ये मेरा हो गया स्क्रीन। अगर हमारा सोर्स और प्लेन ऑफ द स्लिट के बीच का डिस्टेंस लेते हैं हम लोग d1, और अगर हम लोग यहां से लेते हैं प्लेन ऑफ द स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस d2। इसमें रटना ज्यादा है, इसलिए रटने पे ध्यान देना। जो पॉइंट है वो ये है कि अगर d1 और d2 में से कोई भी फाइनाइट वैल्यू होता है, मतलब सोर्स और प्लेन ऑफ द स्लिट के बीच का डिस्टेंस एंड प्लेन ऑफ द